क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया। मस्त है? यस सर। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले थे भस्म के गुण। भस्म के गुण आज क्या पढ़ने वाले थे? भस्म के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। और इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग अम्ल के गुण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अम्ल के गुण पढ़े थे ना? यस सर। वहाँ लास्ट में हम लोगों ने एक सस्पेंस छोड़ दिया था। क्या छोड़ा था? कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन क्यों करते हैं। एक प्रश्न छोड़ दिया गया था आपके लिए और बोला गया था कि आप सर्च करें। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यानी प्रश्न है अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन क्यों करते हैं। ये प्रश्न का आंसर आपको दे दिया जाए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के तरफ। क्लियर है? चलो तो आगे देखो तो भाई, अगला टॉपिक क्या है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन क्यों करते हैं। वाई द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों विद्युत धारा का चालन करते हैं, ये प्रश्न जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप पीछे वाले वीडियो को अगर देखोगे तो उसमें एक चीज़ मिलेगा आपको कि वहाँ बताया गया कि अम्ल विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। जैसे उनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। और हम जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आयनों का प्रवाह सबसे ज़रूरी होता है। आयनों के प्रवाह से ही विद्युत धारा का प्रवाह संपादित होता है। विद्युत धारा प्रवाहित जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। यही कारण है कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया था और वही बात सेम टू सेम आज लिखी भी गई है कि हम जानते हैं कि अम्ल विद्युत धारा अपघट्य का कार्य करते हैं। अतः इनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। ये कहाँ टूट जाते हैं? अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे धनायन बनते हैं और ऋणायन में टूटते हैं। और विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आयनों का प्रवाह से ही संपादित होता है। विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के प्रवाह से ही संपादित होता है। यहाँ थोड़ा सा आप देख लेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह क्लियर है ना? आयनों के प्रवाह से ही संपादित होता है। आयनों के प्रवाह से ही संपादित होता है। आयनों के प्रवाह से ही संपादित होता है। यही कारण है कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का चलन करते हैं। अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये बात समझ गया? कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे कि कोई भी आप अम्ल लोगे HCl और जैसे इसके एक्वस सॉल्यूशन से HCl के एक्वस सॉल्यूशन से क्या प्रवाहित कराओगे भाई? इलेक्ट्रिक करंट। क्या प्रवाहित कराओगे? इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कराओगे। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा यह अपने आयनों में टूट जाएगा, अपने आयनों में। तो यानी यह हाइड्रोजन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? हाइड्रोजन आयन बनाएगा, यानी केटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? केटायन। और यहाँ ये क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? आयन, यानी एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? एनायन। यानी केटायन को क्या कहोगे? धनायन। और एनायन को क्या कहोगे? ऋणायन। एनायन को क्या कहोगे? ऋणायन। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े हम लोग। और आप लोगों को मना किया गया था कि क्लास में बहुत ज़्यादा मुँह दाब के ना बोले वही फिर पुरानी बेइज्जती कर डालेंगे। हम पुरानी बेइज्जती कर डालेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं जब हम। तो अब देखिएगा सबसे बड़ी चीज़ कि यानी अम्ल के जलीय विलयन से जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है अपने आयनों में टूट जाते हैं। और आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा का संपन्न करता है, विद्युत धारा को संपादित करता है, क्रिएशन करता है, विद्युत धारा जनरेट करता है। तो यही कारण है कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। क्लियर? आप आंसर लिखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल दे देंगे। कोई दिक्कत? चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए। हो गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई आप लोग।
फटाक से, जल्दी से। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे फ़ोन देखा जाए आपका। अब आगे देखते हैं। तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी भस्म के गुण। आप ओके कर लीजिए और यहाँ रख दीजिए। भस्म के गुण। किसके गुण भाई? भस्म के गुण। अब आते हैं तो भैया भस्म के गुण देखते हैं। अगले टॉपिक पे हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? भस्म के गुण। भस्म के गुण। कौन गुण भाई? भौतिक गुण। कौन सा गुण? भौतिक गुण, जिसको क्या कहेंगे भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। भस्म के भौतिक गुण। भस्म के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्लियर है ना? कौन है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। चलोगे बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस पढ़ना है। देखोगे सबसे पहले भस्म के गुण में। भस्म के गुण में अब बताओ तो भस्म के गुण में क्या क्या होगा? फटाक से बताओ। पहला बात जल्दी से बताओगे। पहला आप पढ़े थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो वही कहानी लेके आओ। भस्म के साथ कंपेयर करो कि भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। उधर आप पढ़े थे कि अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में बदल देते हैं, तो भस्म क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। लाल रंग में। कहानी समझ में आ रही है? अब भस्म को छूने पर साबुन जैसा प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? साबुन जैसा प्रतीत होते हैं। तो 3 कंपैरिजन कहाँ से मिला? एसिड से मिला। 3 कंपैरिजन एसिड से मिला। मिला कि नहीं मिला? अब अम्ल के जलीय विलयन H आयन देते हैं, तो भस्म के जलीय विलयन OH आयन देते हैं। 4 कंपैरिजन हो गया। इन चारों को पहले बोर्ड पे लिख लें, फिर आगे कंपैरिजन करेंगे। कोई दिक्कत? तो पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े कि भस्म नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। तीसरा क्या पढ़े? भस्म को छूने पर साबुन जैसा प्रतीत होता है। और चौथा क्या करे कंपैरिजन भाई? जल्दी बताओ कि भस्म अपने जलीय विलयन में OH आयन प्रदान करते हैं। क्लियर? चलो देखोगे भाई, पहला कि भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? बीटर लिखते हैं। बटर नहीं रहे बबुआ, क्या लिखेंगे हम लोग? बीटर। बटर माने कुछ अलग है, बीटर माने कुछ अलग। अब भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी बेसेज आर बीटर इन टेस्ट। बीटर इन टेस्ट। क्लियर है? दूसरा, हाँ चलिए भाई, भस्म नीले लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र को किस में बदलते हैं भाई? लाल रंग में बदल देते हैं। लाल रंग में बदल देते हैं। ये भी बात हो गया। यानी क्या करेगा भाई? बेसेज आर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड इन कलर। रेड इन, ये भी बात हो गया। चलो तीसरा क्या बोले थे भाई? भस्म को छूने पर, भस्म को छूने पर साबुन जैसा मुलायम प्रतीत होता है। साबुन जैसा मुलायम प्रतीत होते हैं। थोड़ा इज्जत दे दो। प्रतीत होते हैं, होता है को इज्जत दो, थोड़ा इज्जत बदलो इसका। समझ में आ रहा है? तो अब जिस भस्म को छूने पर, छूने का मतलब जैसे गाना सुने थे ना,
कि भस्म को छुओ तो छाबुन 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 साबुन जैसा प्रतीत होगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम गाना में देखें कि लगे 440 वोल्ट का झटका तेरे तुझे छूने पर, है ना, गाना सुने तो भस्म को छुओगे तो क्या लगेगा, साबुन जैसा। 440 वोल्ट का झटका लगेगा रे चट्टा कहीं का। भस्म को छुएगा तो साबुन जैसा प्रतीत होगा, और इधर उल्टा पुल्टा बात छुएगा तो 440 वोल्ट का झटका 440 वोल्ट का, और उसके बाद बाजारी में कुहा जाएगा, बाजारी में कुहा जाएगा, हो गया, कहानी खत्म। तो अब ये बात हो गया, यानी कहने का अर्थ है कि बेसेज आर लाइकली एज SHOPE लाइकली सॉफ्ट एज सोप, लाइकली सॉफ्ट एज सोप। सोप का स्पेलिंग SOAP होगा, सॉफ्ट एज सोप, इन टच छूने पर कैसा प्रतीत होगा भाई, साबुन जैसा। क्लियर। अगला पॉइंट क्या था भाई हम लोगों का, कि भस्म अपने जलीय विलयन में क्या प्रदान करते हैं, OH आयन प्रदान करते हैं, OH आयन प्रदान करते हैं। अब देखो भाई, यानी बेस क्या करेगा, बेसेज आर प्रोड्यूस्ड OH आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, यानी अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं भाई, OH आयन देते हैं, अपने जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ये भी बात हो गई। अब देखो भाई कि सभी भस्म गंधहीन होते हैं, भस्मों से किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता। गंध का मतलब समझते हो ना, बदबू आना, महकना, सुगंध आना, गंध यानी गंध में बदबू का आना, दुर्गंध होगा, और फूल गुलाब का सुगंध लीजिए तो गुलाब के फूल से क्या आएगा, सुगंध आएगा। अब तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। तो यानी सभी भस्म गंधहीन होते हैं। अगला 5वां प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे भाई, सभी भस्म गंधहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, सभी भस्म गंधहीन होते हैं। यानी गंध को इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई, स्मेललेस। तो आप लिखोगे ऑल बेसेज आर स्मेललेस, यानी उसमें किसी प्रकार का स्मेल नहीं होता है, किसी प्रकार का स्मेल नहीं होता है। क्लियर। बाकी और भी भस्मों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, पहले नोट कर लें। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से बाबू लोग, जल्दी से। हो गया रे बाबू लोग, बबुआ हो गया। चलो आगे बढ़ें। अब सुनो, अब यहाँ हमने बोला कि सभी भस्म गंधहीन होते हैं। हर जगह अपवाद होता है, हर जगह अपवाद होता है। अपवाद समझते हो ना, कि आप जैसे जानते हो कि पति पत्नी के बीच बहुत लगाव होता है, ये बात जानते हो। लेकिन अभी SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच लगाव है ही नहीं, लगाव प्रेम है ही नहीं, तो अपवाद भी तो है कि नहीं है। ये हम जानते हैं कि पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा लगाव होता है, लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य लगाव नहीं है। ई अपवाद में आ गया, ई ससुर अपवादे था, सब पैदा हुआ था अपवाद। आगे देखो, तो इसी में यानी सभी भस्म गंधहीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भस्म होते हैं जिनमें गंध पाया जाता है। जैसे अपवाद में NaOH, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, अमोनियम NH4OH, NH4OH, इसमें भी गंध पाया जाता है। तो इसको हम आगे लिख देते हैं अपवाद में, यहाँ लिख देते हैं भाई अपवाद।
अपवाद को एक्सेप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्सेप्शन। अपवाद को क्या कहेंगे? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में क्या लिखेंगे भाई? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन देख लो भैया। अपवाद में क्या अपवाद में लिखोगे? ओए बालक बातें नहीं। अपवाद में क्या लिखोगे? तो अपवाद में लिखोगे कि एन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखोगे भाई? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर है ना? आधा हिंदी आधा इंग्लिश, कोई बात नहीं है, समझ लेना। NH4OH गंधहीन नहीं होता है। गंधहीन नहीं होता है। इसमें गंध पाया जाता है भाई। इसमें गंध पाया जाता है। प्यारा प्यारा सा खुशबू पाया जाता है। गाना सुने थे ना? धरती पे तू चाहे जहाँ भी रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। यानी वो जो एक्ट्रेस है वो NaOH का लेप लगाकर सोई हुई है, इसलिए जो एक्टर महोदय हैं उसकी खुशबू से पहचानना चाहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें? कोई दिक्कत? तो NaOH में गंध पाया जाता है। इतनी बात समझ गया? कोई दिक्कत? चलो इसको नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। चलो बाबू, हो गया। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप देखिए कि गंध पाया जाता है। और इसके पहले आप देखे थे कि सभी भस्म गंधहीन होते हैं। क्लियर है ना? सभी भस्म गंधहीन होते हैं, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में गंध पाया जाता है। क्लियर? अब गंध से बात याद आती है। गंध से एक बात याद आती है। भोजपुरी का आप गाना सुने होंगे। उस गाने में कहा जा रहा है कि ले ले अइह सेंट गमकौआ राजा जी, मारी मारी के घूमम हम गौआ राजा जी। कुछ समझ में आया? यानी उस सेंट में क्या मिला है? यही NaOH, NH4OH, NH4OH मिला है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो गाना भी सुन ले रहे हो तुम लोग यार। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोगों को 4 नंबर टॉपिक, इधर हम लोगों का जो टॉपिक था 6 नंबर टॉपिक देखते हैं। तो 6 नंबर कहता है कि कुछ भस्म, बालक बातें नहीं, कुछ भस्म जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं। जल में विलय होते हैं तथा कुछ भस्म जल में अविलय होते हैं। तथा कुछ जल में अविलय होते हैं। अविलय का मतलब क्या होगा बालक? होते हैं। अविलय का मतलब भूलेगा नहीं। अविलय का मतलब भूलेगा नहीं। अविलय का मतलब घुल जाएगा। विलय का मतलब घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, और जो डिजॉल्व नहीं होगा। क्लियर है ना? तो अब यहाँ देखो, कुछ भस्म जल में विलय होते हैं, यानी लिखेंगे भाई सम एसिड्स आर सोलूबल विथ वाटर बट and some are not। सम बेस होगा। अच्छा, सम एसिड लिख दिया है। आई एम सॉरी, यहाँ बेस कर लीजिए भाई। क्या करना है? सम बेसेस आर हो गया। एंड आर सम आर नॉट सोलूबल विथ वाटर। सोलूबल या अनसोलेबल? सम आर अनसोलेबल, सम आर अनसोलेबल। ऑन सोलूबल लिख लेते हैं। क्लियर है ना? ऑन सोलूबल। क्लियर? यानी कुछ जल में घुलेगा तो कुछ जल में नहीं घुलेगा। घुलने का मतलब समझेगा? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कहता है कि यहाँ एक बात आप पढ़े थे, बहुत पहले पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? कि जल में विलय क्षार को, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलय भस्म को क्षार को नहीं, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। ये पढ़े थे? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे?
तो उसी चीज़ को यहाँ लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है कि जल में विलीय क्षार को क्या कहेंगे? भस्म को क्षार कहते हैं। अच्छा, जल में विलीय भस्म को क्षार कहते हैं। क्लियर? तो लिखेंगे भाई, चलोगे क्या लिखेंगे भाई? एक 7 नंबर टॉपिक बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि जल में विलीय भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्षार कहते हैं। क्लियर है? यानी कहने का अर्थ है कि बेसेज which are soluble with water is called alkali. इज कॉल्ड अल्कली। यानी जो बेस जल के साथ डिजॉल्व होगा उसको क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। क्लियर है ना? और कहता है कि कुछ क्षार संक्षारक एवं तीव्रनाशक होते हैं जो चमड़े को जला देते हैं, चमड़े को जला देते हैं। क्लियर है? तो इसको भी लिख लेते हैं भाई कि अगला पॉइंट हम लोग 8 नंबर में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मेरे बाबू KOH, कमा लगा के KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तथा ऊपर एक लिखे हैं भाई NH4OH NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार अत्यंत तीव्रनाशक एवं संक्षारक होते हैं। ये क्षार अत्यंत तीव्रनाशक नाशक एवं संक्षारक होते हैं संक्षारक होते हैं जो चमड़े को जला देते हैं। किसको जलाते हैं भाई? जो चमड़े को संक्षारक होते हैं जो चमड़े को जला देते हैं। चमड़े को जला देते हैं। इतनी बात समझ गया? यानी हमने नाम किसका लिया भाई? NaOH का। नाम क्या होगा इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना? दूसरा नाम किसका लिया भाई? KOH का। नाम क्या होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और फिर हमने नाम किसका लिया? NH4OH। नाम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? चलो, तो ये जो भस्म क्षार हैं जल में विलेय हैं, भस्म जल में विलेय हैं, तो ये संक्षारक होते हैं और तीव्र नाशक होते हैं। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? चमड़े को जला देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अब देखोगे कि कुछ भस्म जो हमारे लिए संक्षारक नहीं होते हैं, फायदेमंद होते हैं, फायदेमंद होते हैं। जैसे टूथपेस्ट एक प्रकार का क्षार है, एक प्रकार का जो हमारी दांतों की सुरक्षा करता है, दांतों की, और दांतों के ऊपर एक सफ़ेद परत दिखाई दे रहा है जिसको इमेनल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इमेनल। दांतों के ऊपरी परत को, सफ़ेद परत को क्या बोलते हैं? इमेनल बोलते हैं। और यह किसका बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। इस पर अम्ल की मात्रा बढ़ती है तो दांतों पे पीलापन आता है, पीलापन आता है और दांत खराब होने लगते हैं। क्लियर? तो इस बात को भी लिख लेते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें, क्लियर? चलो भाई, वीडियो पॉज करो और नोट करो। जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो जल्दी से। चलो बाबू, हो गया? आगे बढ़ें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोगों का क्या मिलेगा भाई? अभी हमने दांतों की बात करी थी ना, तो टूथपेस्ट एक प्रकार का क्षार है। टूथपेस्ट एक प्रकार का क्षार है जो
हमारी दांतों की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। तो लिख लो भाई, लिख लो फटाफट। कितने नंबर टॉपिक में लिखोगे? 9 नंबर टॉपिक में। चलो 9 नंबर टॉपिक में लिखोगे टूथपेस्ट। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट यानी PASTE। टूथपेस्ट एक प्रकार का क्षार है। क्षार को अल्कली है जो हमारी दांतों की रक्षा करता है, जो हमारी दांतों की रक्षा करता है। दांतों की रक्षा करता है। रक्षा यानी सुरक्षा करता है, यानी इस पर पीलापन पदार्थ जमने नहीं देता है, इसको खराब होने से बचाता है। क्लियर है ना? बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे, बायोलॉजी में आप दांतों के 4 प्रकार पढ़े होंगे, पढ़े होंगे ना? तो उसमें 4 पढ़े होंगे, 4 पढ़े हैं ना? तो उसी में दांत का जो ऊपरी परत दिखाई दे रहा है, सफ़ेद वाला भाग, उसको क्या कहते हैं? इमेनल कहते हैं। तो एक नोट में लिख लेते हैं भाई, क्या करते हैं? नोट में लिख लेते हैं। नोट में क्या लिखते हैं भाई? चलोगे भाई? आए सुनो रे बाबू, नोट में दांतों के ऊपरी सफ़ेद परत, जिसे इमेनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनेमल। क्या कहते हैं भाई? इनेमल कहा जाता है। इनेमल। क्लियर है ना? कहते हैं कमा लगा के, यह कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर है ना? यानी CaSO4 द होल ट्वाइस। नहीं यार, बैलेंसी दोनों की 2 ही होती है। CaSO4 कैल्शियम फॉस्फेट लिखना है ना? तो हम क्या लिख रहे हैं सर? हमें CA3PO4 द होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा ना, होल ट्वाइस। देखो भाई, एक कैल्शियम है, I फॉस्फेट है, PO4 फॉस्फेट है। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है भाई? कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो क्या करेंगे? CA3PO4 टोटल द, जो ऑलरेडी हम यहाँ लिखने वाले थे बट मिस्टेक हो रहा था। क्लियर है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, यानी दांतों का ऊपरी सफ़ेद परत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो, समझ में आ रही है बातें? कुछ बच्चों के बीच देशभक्ति का जुनून इतना जगा है कि वो सिर्फ हमारे यहाँ जय हिंद और जय भारत का नारा लगाने आते हैं। कुछ बच्चों का जुनून इतना जगा हुआ है। तो आप हमसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि देशभक्ति के साथ साथ इसकी भी भक्ति थोड़ी कर लें, और यह जब आपके अंदर आएगी तो ही आपको देश सेवा, राष्ट्र सेवा की समझ का भरपूर ज्ञान हो पाएगा। देशभक्ति का जुनून हमारे अंदर भी है, आपके अंदर होना चाहिए, देश के प्रत्येक बच्चा के अंदर होना चाहिए। लेकिन देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए नारा लगाने के साथ साथ थोड़ा पढ़ा भी करें। क्लियर है? चलो भाई, इसको नोट कर लो। ये हो गया। अब देखो भाई, जल्दी से नोट करो, जल्दी से हम हट गए। फटाफट करो गाँव वाले, फटाफट करो। हो गए? चलो, अब देखो भाई, ये रहा बेस का बात, ये रहा बेस का बात। अब बेस ख़त्म होता है प्रॉपर्टी, तो हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर, सूचक में प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक आएगा, जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा किसी पदार्थ के अम्ल या भस्म होने की सूचना को बताएगा कि यह अम्ल है या भस्म है।
उसमें हम लोग इंडिकेटर पढ़ेंगे अगले क्लास में। क्लियर है? इंडिकेटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूँ ही पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब करें यार, आपसे रिक्वेस्ट है यार, आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो भूलिए मत। कम से कम अपना हालचाल ही बता दीजिए वीडियो में, ठीक है? बाकी जय हिंद, जय भारत।